ए का मतलब आपको सोचना पड़ेगा के ए के बारे में ना, तो के ए फॉर एच एक्स इज इक्वल टू यहां पर क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन फॉर एच एक्स इंटू यहां पर होगा अल्फा फॉर एच एक्स का स्क्वायर। याद करिए इस सवाल में अल्फा 1 से काफी छोटा बोला गया है ना, तो ये फॉर्मूला के ए का लग जाएगा। और सोच के ए फॉर एच वाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉन्सेंट्रेशन फॉर एच वाई इंटू यहां पर होगा अल्फा फॉर एच वाई का स्क्वायर। इसको लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ले लिया। चलो सबसे बढ़िया तरीका 1 को 2 से डिवाइड करो, जरा 1/2 करके देखो, देख क्या रिजल्ट आएगा। अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, बोल क्या लगता है भाई, लिखा जा सकता है के ए फॉर एच एक्स अपॉन आपको यहां पे करना पड़ेगा के ए फॉर एच वाई। दिस इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा कंसंट्रेशन ऑफ एच एक्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच वाई, और बता इंटू यहां पर होगा अल्फा फॉर एच एक्स अपॉन अल्फा फॉर एच वाई का स्क्वायर। अरे बात को समझे क्या किया? अबे ये याद है, ईमानदारी से बोल, A5 को छोड़ के बाकी सारे बैच बता, ये याद है सबको? अबे इतना याद है कि ये भी भूल गए? ये फॉर्मूलास याद है ना? अभी इसका जिक्र भी तो किया था मैंने, याद है? तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राइट हैंड साइड का सारा डेटा आपको मालूम है। देख क्या क्या मालूम है आपको। HX का कंसंट्रेशन आपको दिया 0.01 मोलर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। HX का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, जबकि जो HY का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है ये 0.1 मोलर है। N2 और बताइए अल्फा HX अपॉन अल्फा HY 1/10, अरे 1/10 ना, तो ठीक है 1/10 को लिखा जा सकता है 0.1 का स्क्वायर करेंगे, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। अरे 0.1 का स्क्वायर करेंगे, सबको दिखाई दे रहा? बता क्या रिजल्ट आएगा। ये जो रिजल्ट यहां पर होगा, दिस कम्स आउट इज 10 की पावर -3। तो के ए फॉर एच एक्स अपॉन के ए फॉर एच वाई इज इक्वल टू 10 की पावर -3 आ गया। मगर आपको करना क्या है, जरा पढ़ क्वेश्चन को, बता तो क्या निकालना है। लास्ट में पढ़ के बता मुझे, बता लास्ट में निकालना क्या है। चल भी क्या निकालना है बोलो। के ए का पीके का डिफरेंस, याद रहे पीके का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और हमें मालूम है कि जो पीके ए होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस लॉग के ए ना, होगा। तो हमने फिलहाल कैलकुलेट करा है के ए फॉर एच एक्स अपॉन यहां पर पॉसिबल होगा के ए फॉर एच वाई। अब दोनों साइड लॉग निकालो, दोनों साइड क्या करो भाई, लॉग निकालो। तो चलिए लॉग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है लॉग जब कैलकुलेट करते हैं तो डिवीजन का मतलब सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो इसको यहां पे साफ लिखा जा सकता है लॉग के ए फॉर एच एक्स माइनस आपको यहां पे करना पड़ेगा लॉग के ए फॉर एच वाई इज इक्वल टू, बोल इसका लॉग कितना -3 ना, इसका लॉग कितना हो जाएगा -3। तो चलो -3 कर लिया, इसका लॉग यहां पर क्या करेंगे -3 करेंगे। अब चलिए काम और करते हैं, बता भाई। मगर आपको तो पीके ए कैलकुलेट करना है ना, और आपको याद होगा पीके ए का मतलब माइनस लॉग के ए होता है। बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो। बोल ये कितना आएगा, माइनस लॉग के ए फॉर एच एक्स, ये प्लस हो जाएगा। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे माइनस, यहां पर क्या प्लस, प्लस को लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस। याद करिए इतना मैथ आता होगा, प्लस को लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू, जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा 3। अब बोल ये कितना हो गया, बता ये क्या है, कोई बता सकता है मुझे ये फैक्टर क्या है, बता तो जल्दी से। और ये फैक्टर क्या, ये भी बता जल्दी से। जो मैंने यहां पे अंडरलाइन करा वही पीके ए है ना। अबे आइनिक तो थोड़ा बहुत याद है ना कि ये सब पचा गए क्या, सारा याद है ना सबको आइनिक। हाँ भाई देख भाई, ऐसा नहीं चलेगा कि भाई आप आगे पढ़ रहे हो पिछला भूल रहे हो। तो अगर पिछला भूलोगे तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई, मैं आपको वार्न कर दे रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपसे सॉल्व नहीं होंगे, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। तो ऐसा नहीं कि आगे पढ़ रहे हो पीछे सारा भूल जा रहे हो, बहुत सारे आंसर गलत भी आए इसमें। तो चल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा। इसको लिखा जा सकता है पीके ए फॉर एच एक्स माइनस, इसको यहां पर क्या लिखा जा सकता है माइनस लॉग के का मतलब पीके, तो इसको यहां पे लिखा जा सकता है पीके ए फॉर एच वाई इज इक्वल टू 3। राइट आंसर यहां पे 3 हो गया और एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देख रहा सबको ना, तो मामला बड़ा सिंपल सा है।
ये डेटा न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ये और ये बराबर है, डिवाइड करेंगे तो अल्फा का रेशियो निकल जाएगा। के एक एक्सप्रेशन आपको पहले से मालूम है, क्योंकि अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में लेस है तो एक्सप्रेशन आपका सिंपल हो जाएगा। फिर हमने के एक एक्सप्रेशन लिखा, दोनों डिवाइड किया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करा तो पीके का डिफरेंस कैलकुलेट करना पॉसिबल हो गया। आंसर इज इक्वल टू 3। इसको जल्दी नोट करो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब ये मुझे बता, टाइट्रेशन किसी को याद है कि ये भी भूल गए? टाइट्रेशन याद है किसी को? अगला टॉपिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, अगला टॉपिक है। इसके लिए टाइट्रेशन आपको थोड़ा सा याद रहना जरूरी है। याद है? अरे कुछ करते हैं ना, एसिड को बेस में डालते हैं, बेस को एसिड में डाल के रिएक्शन करवाते हैं, है ना? तो थोड़ा सा टाइट्रेशन आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, टाइट्रेशन के हिसाब से प्रोसीड करना पड़ेगा, वो सब कुछ हम करेंगे। इसको नोट करके कंप्लीट करो, है ना? हो गया, हटा दो इसको, हो गया ना? अरे हो गया, यस और नो? हटा दो। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ 49 बचा हुआ है, मुझे याद है 49 करेंगे लास्ट में। यहां पर भी पूरा वही 11th क्लास की सारी बातें हैं, 49 में भी करेंगे उसको लास्ट में। पहले टॉपिक कंप्लीट कर लें। अगला हेडिंग तो लिखो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। हेडिंग इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये लिखना है। ये एडवांस का टॉपिक है, मेंस में तो नहीं आएगा, एडवांस का टॉपिक है ये। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसका मतलब क्या होगा मैं बात करूंगा। पहले तो एक छोटा सा थ्योरी आपको यहां पे डिस्कस करना होगा। इसमें एक छोटा सा थ्योरी आपको डिस्कस करना होता है जिसको ग्रोथस मैकेनिज्म बोलते हैं। हेडिंग दो इसमें पहला, फर्स्ट हेडिंग यहां पर है ग्रोथस मैकेनिज्म। द फर्स्ट वन इज ग्रोथस मैकेनिज्म। चलिए ध्यान से देखना है इसको, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा इसको। अभी लिखना बंद करके सब मेरी तरफ देखो, बोर्ड पे देखो, सारे के सारे देखो ग्रोथस मैकेनिज्म होता क्या है। देख, जैसे हमने डिस्कशन किया, रिकॉल करिए कि आपका जो लैम्डा ऑफ आयन होगा वो यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सबको याद है। तो हमने लैम्डा इक्वल्स टू एफ इनटू यू पॉसिबल होता है। अगर आयन का मोबिलिटी लेस है तो उसका जो कंडक्टेंस होगा वो लेस हो जाएगा। अगर आयन का मोबिलिटी ज्यादा है तो उसका जो कंडक्टेंस का डेटा होगा वो ज्यादा हो जाएगा। डिस्कशन इस बात का हो चुका है कि जो लैम्डा ऑफ आयन होगा वो यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ऐसे सोचिए, देखिए दो स्पीशीज यहां पर ऐसे हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना होता है। ये रफ वर्क है, इसको नोट मत करना, बस यहां देखो, सोचो। एक स्पीशीज है H+ और दूसरा स्पीशीज यहां पर है OH-। H+ वाटर में, OH- भी वाटर में ही होता है, ये पहले से अंडरस्टूड है। अब देखिए H+ बहुत छोटा पार्टिकल है ना भाई, ये प्रोटोन है, सबको मालूम है H+ इज अ प्रोटोन। अरे मालूम है ना, हां या ना? H+ इज अ प्रोटोन। चार्ज यहां पे +1 के बराबर है, मगर साइज यहां पे बहुत छोटा है ना, तो जो चार्ज का डेंसिटी होगा वो यहां पे मैक्सिमम हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ा था ना, चार्ज बाय वॉल्यूम, अरे पढ़ा था, याद है? चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो आपका जो अट्रैक्शन पावर होगा उस चार्ज का बढ़ जाएगा। अगर चार्ज का डेंसिटी कम है तो अट्रैक्शन पावर उसका कम हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, आ जाएगा समझ में। यहां देखो, H+ इज अ प्रोटोन, इसका चार्ज है +1, साइज इसका बहुत कम है। प्रोटोन का साइज क्या, लगभग 0, बहुत छोटा साइज। तो H+ का जो चार्ज का डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो जब इसका चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा तो इसका जो हाइड्रेशन होगा बहुत ज्यादा होगा। आपको हाइड्रेशन याद है, एक टॉपिक डिस्कस किया था, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, थर्मोकेमिस्ट्री में।
किसी को याद है हाइड्रेशन? देखो क्या हाइड्रेशन होता है, रफ वर्क है, नोट मत करना। जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो वाटर पोलर होता है, मालूम है वाटर पोलर? हाँ जी, वाटर पोलर होता है ना, एक पोल वाटर का नेगेटिव होगा और दूसरा पोल वाटर का पॉजिटिव होगा। तो अगर H प्लस को वाटर में पुट करेंगे तो ये वाटर से सराउंड हो जाता है, वाटर ऐसा होगा, देखिए वाटर का नेगेटिव पोल इससे अट्रैक्ट होगा और जो पॉजिटिव पोल होगा इससे दूर हो जाएगा। तो H प्लस का चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण से H प्लस बहुत अट्रैक्टिव होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, और H प्लस का जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी जैसे H प्लस आपके वाटर में जाएगा ना, जैसे H प्लस आपके वाटर सैंपल में एंटर करेगा, दैट विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर उसको बहुत ही इफेक्टिवली हाइड्रेट कर लेगा, उससे बहुत बुरी तरीके से वाटर अटैच हो जाएगा। तो सोचिए अगर H प्लस पे बहुत सारा बैगेज ऐसा डाल दिया जाए तो H प्लस का स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? सोच के बता, H प्लस का स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। हाँ भाई, H प्लस का स्पीड क्या होगा बोल? कम हो जाएगा। सबको श्योर? अब भाई बहुत ज्यादा अगर बैगेज आ गया किसी बॉडी के साथ, बहुत सारा बॉडी कनेक्ट हो गया, ऐसा अगर इस तरीके से सीन क्रिएट हो गया तो सोच H प्लस का मूवमेंट काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, इसका कंडक्शन बहुत कम हो जाएगा, ऐसा प्रेडिक्शन किया जा सकता है। उसी तरीके से OH माइनस के बारे में सोचेंगे, देख OH माइनस में क्या होता है। और एक चीज और, एक बात और है, ये जो H प्लस है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है ना। मैं बताता हूं कैसे। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड याद है? देखिए ये वाटर है, दिस इज वाटर, और अगर इसके बगल में H प्लस आएगा, देख भाई यहां पर क्या दिख रहा है? O और H है ना, या ऐसे याद करिए, H प्लस वाटर से कंबाइन हो जाता है ना, और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, याद है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सबको याद है ना? सॉरी, ये ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, बॉन्डिंग में पढ़ाया था इसको। तो कुल मिला के H प्लस वाटर से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और दूसरी तरफ आपका जो H प्लस होगा बहुत सारे वाटर को से जोड़ लेगा। तो सोच अगर H प्लस वाटर से कनेक्ट हो जाए इन दो तरीकों से, तो H प्लस का जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब कि उसका जो एक्सपेक्टेड लैम्डा का वैल्यू होगा वो क्या होगा बोल? कम हो जाएगा। अरे बात को समझे ना, अगर H प्लस वाटर से पूरा गुत्थम गुत्था हो जाता है, अगर H प्लस वाटर से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, जिसका रीजन मैंने बता दिया, तो क्या H प्लस के लिए मूवमेंट करना इजियर हो पाएगा? नहीं, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर उसकी मोबिलिटी कम होगी इसका मतलब है, अगर उसकी मोबिलिटी कम होगी इसका मतलब है कि उसका जो कंडक्टेंस होगा वो लेस हो जाएगा। तो प्राइमरीली ये लगता है कि H प्लस का जो कंडक्टेंस होगा वो काफी ज्यादा लेस होगा, उसका जो लैम्डा होगा वो काफी ज्यादा लेस होगा। रियल में क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे। और देखिए ये भी स्पीशीज आपको मालूम है, ये OH माइनस है ना, O पे चार्ज होता है नेगेटिव, O पर चार्ज क्या होगा बोल? नेगेटिव हो जाएगा। हाँ भाई, अगर OH माइनस वाटर में जाता है, सोच के देख, OH माइनस अगर वाटर में जाता है, वाटर का H2O ना, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो बोल यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आइडिया होगा, याद है सबको कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पॉसिबल है। तो सोच के देखना, ध्यान से देख, O माइनस यहां पर है और यहां पर HO से कनेक्टेड है, मतलब ये एक आइडियल केस है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का ना। मतलब सिंपल कहा जा सकता है कि जो OH माइनस होगा ये वाटर से बॉन्डेड हो जाएगा, ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये बता, अगर आपका OH माइनस सॉल्यूट है और ये वाटर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसका मूवमेंट मुश्किल होगा या आसान होगा? क्या लगता है, लिख के बताता हूं, इसका मूवमेंट इजियर होगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा? बोल जल्दी। अबे डिफिकल्ट होगा ना भाई। अरे होगा, सब आंसर दो। अगर OH माइनस वाटर से बॉन्ड बना के बैठ गया तो उसकी मोबिलिटी कम होगी बढ़ेगी? कम हो जाएगी, सबको श्योर ना? उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, स्पीड उसकी कम हो जाएगी, डिफिकल्ट मोबिलिटी बोला जा सकता है। तो प्राइमरीली ये लगता है कि H प्लस और OH माइनस का जो कंडक्टेंसेस होगा वो काफी ज्यादा लेस होगा, क्योंकि इसकी मोबिलिटी बहुत कम है, एक्सपेक्टेड मोबिलिटी इसकी बहुत कम है। सबको देख रहा है विथ लॉजिक, मैंने यहां पे सारी बातें करी है। मगर अगर फैक्चुअल बात करें ना, अगर लैब टेस्टिंग की बात करें तो पाया जाता है कि जो H प्लस का कंडक्टेंस है वो मैक्सिमम है। H प्लस का कंडक्टेंस क्या होता है? मैक्सिमम अमोंग आयंस।
और OH माइनस का कंडक्टेंस H प्लस के बाद दूसरे नंबर पे आता है। देखो कंट्रोवर्सी यहां पे जनरेट हो गई, H प्लस की मोबिलिटी बहुत कम होगी, OH माइनस की बहुत कम होगी, वो हमने साबित कर लिया। लेकिन फिर भी जब लैब टेस्टिंग करा जाता है तो हमें यह नजर आता है, लैब टेस्टिंग करने से हमें नजर आता है कि H प्लस का कंडक्टेंस नंबर 1 पर है और OH माइनस का कंडक्टेंस नंबर 2 पर है। उसके बाद बाकी आइंस का नंबर आता है एट अ गिवन टेम्परेचर। क्लियर ना? तो दैट्स अ कंट्रोवर्सी, और उसी कंट्रोवर्सी को एक स्पेशल मैकेनिज्म से दूर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉथस मैकेनिज्म। उसी का डिटेल डिस्कशन आपको यहां पे करना पड़ेगा। ये मेंस में तो नहीं है मगर एडवांस में जरूर है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एडवांस का टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होता है। तो चलिए बात करनी शुरू करेंगे। तो जो कुछ यहां पे पढ़ा सबको क्लियर है? एक्सपेक्टेशन क्या था लिख के बता, एक्सपेक्टेशन क्या था बोल, लिख तो जरा। एक्सपेक्टेशन क्या था? कि मोबिलिटी कम होगा और कंडक्टेंस भी कम होगा। अगर मोबिलिटी कम है, हमने पढ़ा ना, याद करिए, हमने पढ़ा हुआ है कि जो लैम्डा होगा वो हमेशा यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मोबिलिटी कम है तो लैम्डा को कम होना चाहिए, है ना? तो एक्सपेक्टेशन यही है कि चूंकि यहां पे मोबिलिटी बहुत कम दिख रही है तो लैम्डा शुड बी वेरी लेस, मगर रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन रियलिटी अगर बात करें तो H प्लस का जो कंडक्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है और OH माइनस का सेकंड मैक्सिमम होता है। अब ये क्यों होता है उसको एक स्पेशल मैकेनिज्म से डील करा जाता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉथस मैकेनिज्म। उसी का डिस्कशन आपको यहां पे करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। लिखो पहला पॉइंट, नोट करो पॉइंट नंबर 1, ग्रॉथस मैकेनिज्म में सबसे पहले पॉइंट को नोट करना है तो नोट करिए, जो यहां पे सीखा ना उसको यहां पे नोट करना है। नोट करो, जल्दी लिखो, लिखिए। द एक्सपेक्टेड मोबिलिटी, द एक्सपेक्टेड मोबिलिटीज कर देना, एक्सपेक्टेड मोबिलिटीज ऐसे, द एक्सपेक्टेड मोबिलिटीज, द एक्सपेक्टेड मोबिलिटीज ऑफ H plus and OH minus ions, the H plus and OH minus ions are low, are low, are low because of hydration, because of hydration and H bonding, hydration and hydrogen bonding, because of hydration and hydrogen bonding, hydrogen bonding, so that their expected, molar conductances, expected molar conductances must be low, molar conductances must be low, comma, but actually लिखिए, but actually their conductances are very high, their conductances are very high। ये पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट, और जो जैसे मैंने बोला इसी कंट्रोवर्सी को क्लियर करते हैं ग्रॉथस मैकेनिज्म से। तो दूसरा पॉइंट यही होगा, उसके बाद हम ग्रॉथस मैकेनिज्म की शुरुआत करेंगे। देखो पॉइंट नंबर 2 नोट करो, लिखो द हाई कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी, the high conductance and mobility is explained by the high conductance and mobility is explained by
The high conductance and mobility is explained by a special mechanism. The high conductance and mobility is explained by a special mechanism. Is explained by a special mechanism called Grothus mechanism. A special mechanism called Grothus mechanism. Called Grothus mechanism, है ना। अब आइए ये मैकेनिज्म कैसे एक्ट करता है उसका डिस्कशन आपको यहां पर मैं डिटेल में कराता हूं। बहुत ध्यान से इसको देखना है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो क्या हो सकता है। दूसरे पॉइंट में ही आपको आगे प्रोसीड करना है। पॉइंट नंबर 2 ही अभी चल रहा है। पॉइंट 2 का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे। पॉइंट 2 का पहला सब पॉइंट यहां पे नोट करेंगे। पॉइंट 2 का नंबर 1 और यहां पे डिस्कशन आपको करना है H प्लस का। शुरुआत करेंगे किससे भाई? H प्लस से स्टार्ट करना इसको। H प्लस से देख, H प्लस में क्या कुछ करना होता है देख, सिंपल है। यहां देखना, ऐसे सोचो, है ना। जैसे हम एक गेम खेलते हैं ना, जैसे आमतौर पे सबने बचपन में खेला होगा कि जैसे ना बहुत सारे ईंटें रखते हैं ना, एक के बाद एक के बाद दूसरा। उस गेम का कुछ नाम है जो मैं भूल रहा हूं। ईंटें एक के बाद एक रखते हैं ना, और फिर एक ईंट को हम टच करते हैं, एक को गिराते हैं तो बाकी सारा गिर जाता है। अरे वही चेन रिएक्शन, उसका नाम क्या है? कोई नाम है ना, डोमिनोस उसका नाम तो नहीं शायद, जो कुछ भी है। समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। जैसे ईंट बहुत सारा रखते हैं ना, ऐसा ऐसे देखो, रफ वर्क है, इसको नोट मत करना है ना। बहुत सारे ईंट ऐसे खड़ी कर दी, जब इसको गिराएंगे बाकी सारा गिर जाएगा ना। दैट्स अ चेन रिएक्शन, डोमिनोस इफेक्ट। हाँ, डोमिनोस इफेक्ट इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। वैसे इस गेम का नाम कुछ और है, हाँ जो भी है। मतलब ये एक ईंट गिराएंगे तो बाकी सारा गिर जाएगा, यही ना। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ये ग्रोथस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये H प्लस की हाई मोबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करता है। हमने देखा ना कि H प्लस का स्पीड सबसे कम होना चाहिए, मगर उसका स्पीड सबसे ज्यादा कैसे हो गया। अब स्पीड सबसे ज्यादा कैसे हो गया और कैसे पता है कि स्पीड सबसे ज्यादा? इसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा। H प्लस का कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है जब लैब टेस्टिंग करते हैं ना, तो कंडक्टेंस के मामले H प्लस नंबर 1 पे है और OH माइनस नंबर 2 पर है। प्रैक्टिकली ऐसा है, मगर थ्योरी से बात करेंगे तो H प्लस का कंडक्टेंस कम होना चाहिए, OH माइनस का भी कम होना चाहिए। तो क्यों कंडक्टेंस ज्यादा होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं ग्रोथस मैकेनिज्म से, जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है, कुछ लिखना मत, बस यहां देखो ध्यान से, देख क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास वाटर सैंपल H प्लस कहां पर होगा? वाटर सैंपल में ना। तो जैसे ये आपका H प्लस हो गया, जो कि एक वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। अरे H प्लस एसिड है ना, एसिड का सॉल्वेंट वाटर। तो देखिए वाटर सैंपल में बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, कॉमन सेंस की बात है ना। तो चलिए H प्लस आयन है, यहां पर ये पहला वाटर का मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ कर लिया। उसी तरीके से मान लो ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल है। ऐसे प्रोसीड करेंगे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके पास वाटर के प्रेजेंट होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब देख होता क्या है, ध्यान से देखना। देख ऑक्सीजन के पास यहां पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से ना भाई। इस ऊपर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रेजेंट होगा, लोन पेयर यहां पे प्रेजेंट होगा, बोला जा सकता है लोन पेयर यहां पे प्रेजेंट होगा। यह भी बहुत आसानी से कहा जा सकता है। अब ध्यान से देखें मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इधर, इधर देखो। ये जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है ये इस H प्लस से अट्रैक्ट होगा। जब ऐसा होगा तो यहां पर हाइड्रोनियम केटाइन का फॉर्मेशन होगा, बोला जा सकता है ऐसा ना। यहां पर क्या बनेगा? हाइड्रोनियम केटाइन बनेगा। ये ऐसा बनेगा, आप इसको रफ में भी या नोट के तौर पे अलग से नोट कर लीजिए। हाइड्रोनियम केटाइन कैसा होता है मैं बताऊं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहां पर क्या हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पे चार्ज क्या होगा? प्लस। या तो इसको ऐसे दिखाते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाते हैं, जो कि मैंने बताया हुआ है। तो चलिए फिलहाल ये तो आप देखें, पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। H प्लस का जो प्लस चार्ज होगा वो चला जाएगा ऑक्सीजन पे। अब बताइए, ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां पे चार्ज प्लस आ गया। तो सोच, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको दिया हुआ है, उस पर चार्ज अगर प्लस अप्लाई करोगे, अगर उस पे चार्ज प्लस अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। बोला जा सकता है ऐसा ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जरा इस बॉन्ड के बारे में सोचते हैं, या इसके बारे में, किसी एक बॉन्ड के बारे में सोच लो।
अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पहले से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और जो प्लस चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को और ज्यादा बढ़ा दे रहा है, इस कारण से ऑक्सीजन यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। और अगर ऐसा होगा तो इस बॉन्ड का डिसोसिएशन पॉसिबल होगा, और जब डिसोसिएशन पॉसिबल होगा तो H+ यहां से बाहर जाएगा और वाटर का सेपरेशन हो जाएगा। अरे पॉसिबल है, H+ बाहर निकल जाएगा और वाटर का सेपरेशन हो जाएगा। अब यहां देखो सर, यहां देखो, अगर ये लोन पेयर H+ के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो हाइड्रोनियम कैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोनियम कैटायन में ऑक्सीजन का चार्ज क्या, प्लस, उस प्लस चार्ज की वजह से ये जो बॉन्ड होगा ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, फिर H+ यहां से लूज हो जाएगा। पॉसिबल है सर? अरे होगा ना। अगर हाइड्रोनियम कैटायन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन यहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है विथ अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे ऐसे बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, और जब बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा तो H+ का लॉस हो जाएगा। तो सोच के देखो, तो जब यहां पर हाइड्रोनियम कैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद इस बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा और H+ आपका फ्री हो जाएगा। और सोच, उसी H+ के साथ इस लोन पेयर का इंटरेक्शन होगा और यहां पे फिर से हाइड्रोनियम कैटायन का फॉर्मेशन होगा, बोला जा सकता है ना। और जब इसका फॉर्मेशन होगा फिर से O पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और H+ यहां से फ्री हो जाएगा। पॉसिबल है? और बताइए, ये जो H+ होगा उसका इंटरेक्शन इन लोन पेयर्स के साथ होगा। तो सोचिए, जब ये लोन पेयर्स के साथ होगा तो यहां पे फिर से हाइड्रोनियम कैटायन का फॉर्मेशन होगा ना, ऑक्सीजन का चार्ज प्लस हो जाएगा, जिसके कारण से इस बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा और H+ यहां से लूज हो जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह नजर आ रही है कि H+ यहां पे गेन हो रहा है और यहां पे लूज हो रहा है ना। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि H+ ये वाला यहां पहुंच गया, ऐसा है क्या, बताता हूं। क्या H+ ये वाला यहां पहुंचा है? बिल्कुल नहीं, नहीं पहुंचा है ना। लेकिन अगर इफेक्टिवली बात करें तो कहा जा सकता है ना कि विद इन नो टाइम H+ यहां से यहां पहुंच गया। इफेक्टिवली पहुंचा है, एग्जैक्टली नहीं पहुंचा है। अरे समझे बात को ना। तो ये जंपिंग मैकेनिज्म, इसको हॉपिंग मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो H+ यहां से यहां पे आपको सबसे पहले नजर आया, इस मैकेनिज्म के थ्रू H+ यहां से रिलीज होता तुरंत आपको नजर आ रहा है। मतलब कहा जा सकता है कि विद इन नो टाइम H+ यहां से यहां मूव कर रहा है, इफेक्टिवली मूव कर रहा है, एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है। आइए बात करेंगे OH- की। अगर यहां पर OH- की बात करेंगे, सोच क्या हो सकता है। OH- का मतलब क्या, बेस। OH- का मतलब बेस ना, ये भी प्रेजेंट होगा वाटर में ही। तो चलो कुछ वाटर यहां पे ड्रॉ करके बाकी डिस्कशन करेंगे। आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए, ये वाटर का पहला मॉलिक्यूल, उस तरीके से अगले मॉलिक्यूल को ड्रॉ करो। बहुत सारा मॉलिक्यूल आपके सिस्टम में प्रेजेंट होगा, तो चल उसी तरीके से ये आपका तीसरा मॉलिक्यूल हो गया, एंड सो ऑन। कुछ ऐसा करना पॉसिबल है? अब ध्यान से देख, आपको मालूम है कि जो OH- होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सबको मालूम है, बताता हूं। OH- क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस बहुत आसानी से H+ को गेन कर लेता है ना, ये सब पढ़ा हुआ है, और ये ऑर्गेनिक में सबने पढ़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस बहुत आसानी से H+ को गेन कर लेता है। देख होगा क्या, OH- स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको H+ की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट यहां पे वाटर पूरी करेगा। कैसे करेगा मैं बता दो। देख, ये OH- इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहां से H+ का लॉस होगा, और वो जो H+ होगा OH- के साथ इंटरेक्शन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोल, यहां से क्या रिलीज होता है, OH-। हाँ भाई, यहां से क्या रिलीज हो रहा है, OH-, और प्रोसेस रिपीट होगा। ये जो OH- होगा इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण से इस बॉन्ड में पोलराइजेशन होगा और H+ यहां से फ्री हो जाएगा। ये रहा H+, यहां पर OH-, वाटर का फॉर्मेशन हो गया, OH- यहां से लूज हो गया। उसी तरीके से सोचिए और क्या हो सकता है, OH- इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में गेन करने की कोशिश करेगा, जिस कारण से यहां पर ऐसे बॉन्ड का डिसोसिएशन पॉसिबल होगा। तो H+ OH- के साथ अगर यहां पे अटैच होता है तो वाटर का फॉर्मेशन यहां पर होता दिखेगा, और यहां से OH- का लॉस हो जाएगा ना। मतलब सिंपल बोला जा सकता है, विद इन नो टाइम OH- यहां से यहां पहुंच गया। क्या एग्जैक्टली पहुंचा है कि इफेक्टिवली पहुंचा, बता दो जरा। एग्जैक्ट मूवमेंट यहां पर आपको दिख रहा है कि इफेक्टिव मूवमेंट, बता। एग्जैक्ट मूवमेंट की इफेक्टिव मूवमेंट बोल।
इफेक्टिव मोमेंट ना, ऐसा नहीं है कि OH माइनस यहां से यहां पहुंच गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्ट मोबिलिटी यहां पे बहुत कम है OH माइनस की, लेकिन जो इफेक्टिव मोबिलिटी होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। विद इन नो टाइम OH माइनस यहां से यहां पहुंच गया ना, तो सोचिए इतना ज्यादा स्पीड बाकी आयन में प्रेजेंट नहीं है। बाकी सारे आयंस को ये कह सकते हैं कि इस टाइप का मैकेनिज्म उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये हॉपिंग मैकेनिज्म है, इसको जंपिंग मैकेनिज्म भी कहा जाता है, मगर स्टैंडर्ड्स को ग्रोथस मैकेनिज्म कहते हैं। तो ग्रोथस मैकेनिज्म के कारण से H प्लस यहां से तुरंत यहां पहुंच गया, OH माइनस यहां से तुरंत यहां पे पहुंच गया, जो कि इस बात का इंडिकेटर है कि डिस्पाइट ऑफ द थॉट्स, डिस्पाइट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, जो H प्लस और OH माइनस का इफेक्टिव मोबिलिटी होता है बहुत ज्यादा होता है। हमने क्या पढ़ा था, बहुत कम होता है ना, तो एक्चुअली बहुत कम होता है, इफेक्टिवली बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इफेक्टिव मोबिलिटी बहुत ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। यही कारण है, इसी मैकेनिज्म के थ्रू मान लिया जाता है कि भाई H प्लस का कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा क्योंकि इसकी मोबिलिटी मैक्सिमम है इफेक्टिवली, और OH माइनस की भी मोबिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली, उसका भी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो H प्लस आयनिक कंडक्टेंस में हमेशा नंबर 1 पे आता है और OH माइनस नंबर 2 पर आता है, बाकी सब इसके नीचे आते हैं। अब एक एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लो, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एडवांस के लिए। अब एनी क्वेश्चन? यस और नो, ये भी बता। एनी क्वेश्चन में यस और नो लिख। कोई क्वेश्चन है इसमें यस और नो? हाइड्रेशन वाली थ्योरी पढ़ेंगे आगे, A5 बैच में आप हो ना, वो आगे पढ़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? अरे जंपिंग मैकेनिज्म सबको क्लियर हो, ईमानदारी से बोल, जंपिंग मैकेनिज्म सबको क्लियर होना जरूरी है। और ये है कुछ नहीं, बहुत आसान है ना भैया, ये बहुत आसान है। मैं दोबारा एक बार इसका रिकैप दे के आगे बढ़ रहा हूं। H प्लस हाइड्रोनियम केटाइन का फॉर्मेशन करेगा तो ये सीन डेवलप होगा। ऑक्सीजन का जो प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन का जो प्लस चार्ज है, वो क्या करेगा, किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा ना, तो वही चीज यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और H प्लस का लॉस होगा और प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा। ये H प्लस इसके साथ हाइड्रोनियम केटाइन का फॉर्मेशन करेगा एंड सो ऑन। तो देख रहा है ना कि H प्लस एक क्षण यहां था, अगले क्षण यहां पहुंच गया। वही हाल OH माइनस का, OH माइनस का बेसिक नेचर यहां पे काम कर रहा है ना, ये H प्लस को खींचेगा, वाटर बनाएगा, OH माइनस फ्री हो गया, ये H प्लस को खींचेगा, OH माइनस यहां पे फ्री हो गया। तो अगर ऐसे प्रोसीड करेंगे तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि विद इन नो टाइम OH माइनस यहां से यहां पहुंच जाएगा, उसका जो इफेक्टिव मोबिलिटी होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। क्लियर ना? ये नोट किया सबने इसको? हो गया ना? चलिए सबके नीचे नोट करना स्टार्ट करिए। जो कुछ यहां पे पढ़ा सबको नोट करना पड़ेगा। इसके नीचे लिखो ड्यू टू द, नोट करो, ड्यू टू द above mechanism, due to the above mechanism, due to the above mechanism, the effective mobilities, the effective mobilities, the effective mobilities of H plus and OH minus ions, of H plus and OH minus ions, of H plus and OH minus ions are very high. The H plus and OH minus ions are very high. So that their ionic conductances, अच्छे से लिख लो ताकि याद रहे, their ionic conductances are also very high. Their ionic conductances are also very high, है ना? It's all about Grothus mechanism. अब आइए बात करते हैं what is the conductometric titration. अब वही बात है, थोड़ा सा याद है आपको तो चीजें आसान हो जाएंगी, याद नहीं है तो मुश्किल हो जाएंगी, है ना? चलो शुरू तो करें एक बार। चलो इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं वर्बली, उसके बाद फिर बात करेंगे। देखिए जब टाइट्रेशन होता है तो करते क्या है, याद करो। जैसे मैं एक डायग्राम, रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, स्टोइशियोमेट्री 2।
थोड़ा स्टोइशियोमेट्री 2 आपको रिकॉल हो जाए तो आइए यहां देखिए सारे, जैसे मेरे पास यहां पर कोई एसिड है, इट्स एन एसिड, ये कोई एसिड है मान लो, इसका टाइट्रेशन बेस के साथ होता है, सबको याद है एसिड का टाइट्रेशन बेस के साथ होता है ना, अरे जनरली ऐसे होता है, एसिड का टाइट्रेशन बेस के साथ होता है। तो चल यहां पर एक एसिड है, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें बेस ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, यही तो है टाइट्रेशन। जब एसिड में बेस ऐड करेंगे तो एसिड बेस के बीच में रिएक्शन पॉसिबल होगा, और जब रिएक्शन पॉसिबल होगा दैट इज टाइट्रेशन। और याद करिए हमेशा टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करते हैं ना, जब टाइट्रेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है तो हमेशा इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करी जाती है ना। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट होगा, हाँ जी, जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। याद करिए जब रिएक्शन पूरा हो जाता है उस पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट कहा जाता है। ये सारा डिस्कशन हमने पहले से किया हुआ है, आई होप आपको याद होगा। अब देखो होता क्या है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना है, डाउट होगा तो क्लियर करना है। बस यहां देखो, जब कोई रिएक्शन पॉसिबल होगा, टाइट्रेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, और आपको मालूम है कि जब रिएक्शन पॉसिबल होता है तो रिएक्टेंट का कंजम्पशन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, ओल्डर सब्सटेंसेस का कंजम्पशन होता है, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, ये सबको मालूम है। अब सोचिए रिएक्टेंट कंज्यूम होगा यानी कम होगा, और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये रिएक्शन में होगा। अब सोचिए हर सब्सटेंस का जो कंडक्शन होता है वो डिफरेंट होता है ना भाई, हर सब्सटेंस का जो कंडक्शन का एक्सटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। यस और नो बता भाई, हर सब्सटेंस का जो कंडक्शन का डिफरेंट जो एक्सटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब कि जब कोई केमिकल रिएक्शन आप करोगे तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आपके रिएक्शन वेसल का जो कंडक्टेंस होगा वो बदलता रहेगा ना। आपके रिएक्शन वेसल में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो सैंपल आपको दिया हुआ है, उसका जो कंडक्टेंस होगा वो चेंज होता रहेगा। समझे क्या बोला मैंने? अब बता, तुम बता, लिख के बता क्या समझे, बता तो लिख के। मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला कि कोई रिएक्शन होगा तो कंडक्टेंसेस बदलेगा। क्यों बदलेगा? गिव मी द एक्सप्लेनेशन। क्यों बदलेगा? एक्सप्लेनेशन बताओ, जल्दी बताओ। अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल हुआ तो रिएक्शन में नई चीजें बनती है ना, रिएक्शन में नई चीजें बनती है, तो सोचना नई चीजें जब बनेंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो डिफरेंट हो जाएगा ना भाई। और भाई हर आयन का अलग अलग कंडक्टेंस होता है, मालूम ही है। तो अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट जाएगा, प्रोडक्ट आएगा, सिस्टम है ना। तो अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो कंडक्टेंस में बदलाव बिल्कुल स्वाभाविक है ना, कंडक्टेंस में चेंज बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा हो सकता है ना भाई, ऐसा श्योरली होगा। तो सोच, अगर हम कंडक्टेंस का ध्यान रखें, अगर हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन, जब टाइट्रेशन हम करा रहे होंगे उस समय अगर कंडक्टेंस को मेजर करेंगे तो इस बात का आइडिया लगाना पॉसिबल हो सकता है कि रिएक्शन कहां पे कंप्लीट हो रहा होगा और कहां पे कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। तो मतलब ऐसा कि जो आपका रिएक्शन वेसल है ना, अगर उसके कंडक्टेंस को मेजर किया जाए रेगुलर इंटरवल पे, अगर उसके कंडक्टेंस को मेजर किया जाए रेगुलर इंटरवल पे ना, तो इस बात का पता करना पॉसिबल है कि टाइट्रेशन कब कंप्लीट होता है और कब कंप्लीट नहीं होता है। और देख भाई, जैसे कह सकते हैं कि अच्छी बात यह है कि आपको खाली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ग्राफ का डिस्कशन करना है, इस पे न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस से बाहर है। हमें खाली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ग्राफ्स का डिस्कशन करना है, न्यूमेरिकल्स इस पे नहीं करना है। ये अच्छी बात है, नहीं तो हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपको दिक्कत आ जाती है ना। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या कितनी सारी चीजें इसमें क्लियर हो पाती है। और एक बात और मैं रिपीट करके बताऊंगा, H+ का कंडक्टेंस क्या मैक्सिमम और OH- का कंडक्टेंस होगा सेकंड मैक्सिमम, और होगा ना ऐसा। अब ये तुम बताओ, अब ये तुम बताओ, अगर किसी रिएक्शन में H+ का फॉर्मेशन होता है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बता तो जरा। H+ का कंडक्टेंस होता है मैक्सिमम पॉसिबल, OH- का सेकंड मैक्सिमम। अब ये तुम बताओ, अगर किसी रिएक्शन में H+ का फॉर्मेशन होता है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बहुत बढ़ेगा ना, अरे बहुत बढ़ेगा। मानते हो इस बात को? और बता, अगर किसी रिएक्शन में OH- का फॉर्मेशन होता है तो भी कंडक्टेंस बढ़ेगा ना, मगर वो जो इंक्रीमेंट होगा वो H+ के रेस्पेक्ट में कम होगा, सबको श्योर। और एक चीज और, अगर किसी रिएक्शन में H+ का कंजम्पशन होता है तो कंडक्टेंस बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा ना। बात को समझे? H+ का कंडक्टेंस बहुत हाई,
अगर किसी रिएक्शन से H प्लस को हमने निकालना शुरू किया तो रिएक्शन का जो कंडक्टेंस होगा वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। अगर रिएक्शन से OH माइनस को बाहर करना शुरू किया तो भी कंडक्टेंस में बहुत तेजी से डिक्रीमेंट होगा, मगर वो जो डिक्रीमेंट होगा वो H प्लस से थोड़ा सा वीकर डिक्रीमेंट होगा। इस बात को मानते हो सारे? तो थोड़ा सा यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब ये पूरा क्लियर हो पाएगा। थोड़ा सा बुद्धि आपको यहां पे लगानी है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। मैं हर ग्राफ को रिपीट करूंगा, आपको घबराने की दिक्कत बात नहीं है, दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं हर ग्राफ को रिपीट करूंगा, तब तक करूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, देखो इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे। इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा ना, ये सब मालूम है? याद करो, HCl यहां पे हमने सैंपल के तौर पे लिया हुआ है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं, बाहर से डाल रहे हैं, यही तो है टाइट्रेशन। तो एक ड्रॉप पुट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो खत्म हो जाएगा, दूसरा पुट करेंगे वो भी खत्म हो जाएगा ना। जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो डलेगा और खत्म होता चला जाएगा। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट बना रहेगा, ऐसा बोला जा सकता है ना। अब मान लो रिएक्शन पूरा हो गया, मान लो रिएक्शन क्या हो गया? पूरा हो गया, है ना। तो जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा उस समय क्या होगा? सोचिए, रिएक्शन मान लो पूरा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी खत्म। अब बताइए, अगर और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, क्या कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगा? नो। अरे समझे मेरे बात को? अगर टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाए, अगर टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाए, अगर और बेस यहां पर ऐड करेंगे तो रिएक्शन फिर होगा नहीं। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके सिस्टम में होगा अनरिएक्टेड बचा रह जाएगा, उसका कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, ध्यान से देखना। चलिए यहां देखो सबके सब। तो हम यहां पे टाइट्रेशन के दो सेक्शन डेवलप करेंगे। पहला सेक्शन होगा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और दूसरा सेक्शन क्या होगा उसकी बात बाद में आएगी। पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पे आप थोड़ा सा, इस पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। सी व्हाट अबाउट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ध्यान से देखो। एग्जांपल इसका क्या ले ले? वही एग्जांपल लेते हैं ना। चलो पहला एग्जांपल इसका लेंगे, क्या पहला एग्जांपल लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन आपको स्ट्रॉन्ग बेस से करना। फर्स्ट एग्जांपल यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन आपको स्ट्रॉन्ग बेस से करना है ना। मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज करा है। SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। आप चाहो तो पूरा लिख लेना, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, SB मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन आपको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करना है। पहले इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या होगा। सीधा डायग्राम, चलो यहां देखो सारे। चलो वही जो एग्जांपल यहां पे रफ में ड्रॉ किया था ना, उसी को यहां पे फेयर में ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहां पर क्या लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो ना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड यहां पर होगा दैट इज अवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना है। आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल यहां पर होगा दैट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर ना? चलो अब ध्यान से देखना, यहां देखो सारे। तो रिएक्शन यहां पर कैसा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे। जब ऐसा होगा, एसिड का जब बेस से रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, इतना सबको पहले से मालूम है। तो सॉल्ट यहां पर बनेगा NaCl प्लस यहां पर क्या होगा? मस्ट बी वाटर। ऐसा लिखा जाना पॉसिबल है? अब ध्यान से देखिए, अब लिखना बंद करके ध्यान से यहां देखो सारे। दिस इंप्लाइज दैट, देख क्या होगा। आपको शायद याद होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड का है, और याद है वो तो खैर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड में तो क्लियर है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है, तो वो तो क्लियर ही है ना भाई, एग्जांपल वही तो लिया हमने। और हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, सबको याद है। मतलब कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके सॉल्यूशन के तौर पे है ना, वो एक्चुअल में H प्लस और Cl माइनस है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन आप करोगे, उसमें डिसोसिएशन पॉसिबल हो जाएगा, फॉर्मेशन H प्लस और Cl माइनस का होगा। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दिस विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड Cl माइनस। और सोचिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का होता है, सबको मैंने समझा रखा है कि स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में हमेशा कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। मतलब कि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो लिटरली प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड OH माइनस। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये होगा इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस
प्लस यहां पर क्या बोल OH माइनस, दिस कन्वर्ट्स इनटू, और ध्यान से देख, सबको इसका आइडिया है कि जो NaCl होता है वो एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ना, जैसे ही NaCl का फॉर्मेशन होगा उसका डिसोसिएशन होगा इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस। ये जो NaCl है ये क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, मगर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल होता है, वाटर में कोई एप्रिशिएबल डिसोसिएशन नहीं होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, वाटर में कोई डिसोसिएशन, लगभग जीरो डिसोसिएशन वाटर में होता है ना। तो चलिए वाटर यहां पे ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड होगा, ऐसा बहुत आसानी से कहा जा सकता है। अब देखिएगा, मैं पहले ग्राफ को ड्रॉ कर ले रहा हूं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। अभी यहां देखो, लिखना मत, कंडक्टेंस प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस, जो आपका यहां पे टाइट्रेट है, टाइट्रेट यहां पर कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाहर से यहां